राष्ट्रीय खेलों से छात्र छात्राओं को जोड़ने की पहल। युवा दिवस पर 8 कंटेनर होंगे रवाना। क्यूआर कोड स्कैन कर सीट बुक कर पाएंगे स्टूडेंट। उधम सिंह नगर में पुलिस के रडार पर आए 6 खालिस्तानी समर्थक। पन्नू की धमकी के बाद शुरू हुई जांच। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। शीतकालीन यात्रा का निमंत्रण भी दिया। हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी को कार्यक्रम के दौरान आया हार्ट अटैक, आईसीयू में भर्ती। आज से दून से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली रोडवेज बसों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। देहरादून में मौसम ने बदली करवट। सर्द हवा ने कपाया। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में संचालित होने वाले कई प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की ओर से लगातार हरी झंडी मिल रही है। केंद्र के इस सकारात्मक रवैये से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी संतुष्ट और उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बड़ी संख्या में केंद्र से हमारे प्रोजेक्ट स्वीकृत हो रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो न्यायालय में लंबित हैं या किसी और वजह से सहमति नहीं बन पा रही, उन सभी पर सहमति बनेगी। उत्तराखंड में जितनी हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट की जितनी संभावनाएं हैं और जितनी ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से, जितने भी विभाग इस क्षेत्र में आते हैं, उन सभी से मैंने लगातार हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रस्तावित हैं, उनको स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। और अभी हमको स्वीकृतियां मिली भी हैं, क्योंकि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, उसके अतिरिक्त अन्य स्वीकृतियां भी अभी पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी मिलेंगी। जो रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनता के बीच जाने लगे हैं। कि न्यूज इंडिया ने भी इन प्रत्याशियों के बीच जाकर ये जानने की कोशिश की कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। और के न्यूज संवाददाता शिव नारायण ने देहरादून के वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह विष्ट से बातचीत भी की। मैं इस वक्त मौजूद हूं वार्ड नंबर 20 में, जहां कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो वार्ड में किस तरीके की समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। वीरेंद्र जी, देखिए गया इससे पहले, हमारे से पहले 10 साल जो है पार्षद जो यहाँ पे बीजेपी के रहे, पहले कांग्रेस के भी रहे, बीजेपी के रहे मोंटी जी। लेकिन क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, जो समस्याएं जस की तस हैं। यहाँ पे कई नाले भी हैं जो खुले हुए हैं और उनको ढकने का कोई कार्य नहीं किया गया। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो थी, पूरे 5 साल लगभग सफाई व्यवस्था मिल रही है। स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, पानी की समस्या है और आरअगर क्षेत्र है जहाँ पे पानी आता है, वो काफ़ी समय से दूषित पानी की समस्या, जिसके लिए हमने कई बार अधिकारियों को घेराव भी किया, एप्लीकेशन वगैरह दी, लेकिन समस्याएं जस की तस है। और इन समस्याओं के मद्देनजर जब हम कहीं जा रहे हैं तो जनता हमें काफ़ी रिस्पॉन्स दे रही है, क्योंकि उन्हें भरोसा है, विश्वास है कि जो एक हमारे जैसा जो कर्मठ प्रत्याशी है वही उनकी समस्या का निदान कर सकता है। जिस तरीके से आप जो क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं कि सीवर को लेकर के या राशन को लेकर या और कई तरह की समस्याएं होती हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको साथ किसका मिल रहा है और किस तरह की समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं? देखिएगा, सीवर का मामला ये है, आज से 10 साल पहले राजकुमार जी जब विधायक थे और राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने जो है यहाँ पे सीवर लाइन बिछवाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी 10 साल पूरे हो गए, अभी सीवर लाइन का कार्य तक पूरा नहीं करा पाए, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। पानी की लाइनें भी कुछ क्षेत्र में नहीं बिछी थी और कुछ क्षेत्र अभी भी अपेक्षित छोड़ दिए गए, जैसे चंदननगर का क्षेत्र है, यहाँ पे अभी भी पानी की बहुत समस्या है, लाइन नहीं बिछी। ये मेरे जनता से, लोगों से विश्वास है कि वो अगर मेरे को पूर्ण समर्थन देंगे, मेरे पे भरोसा जताएंगे, तो मैं उनकी समस्या निपटाने में पूरा सहयोग करूंगा। तो ये थे हमारे साथ
वीरेंद्र बिष्ट जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम आम जनता की, क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर तत्पर रहेंगे और जो भी समस्या होगी उसका निस्तारण समय समय पर निपटाते रहेंगे। मैं शिव नारायण अपने कैमरामैन पर्सन लेख अहमद के साथ के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और उस बीच बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, और उस बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही, जहां भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां योगी धामी समेत मैदान में उतरेंगे 40 नेता। और भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, और योगी धामी समेत मैदान में 40 नेता उतरेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। योगी धामी समेत मैदान में 40 नेता उतरेंगे। और भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, और योगी धामी समेत मैदान में 40 नेता उतरेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। योगी धामी समेत मैदान में 40 नेता उतरेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनता के बीच जाने लगे हैं। वहीं के न्यूज़ इंडिया भी इन प्रत्याशियों के बीच जाकर उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहा है। कामली रोड पर, और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी रविंद्र आनंद जी। और क्या उन जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर के वो जा रहे हैं और क्या कैसी उनकी तैयारी है, ये सब जानने के लिए हम उनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले धन्यवाद, आप मेयर पद के लिए उठे हैं और मेयर पद पे आपने क्या क्या समस्याएं लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देहरादून जो कि विश्वविख्यात जगह है और जहाँ पर पर्यटक बहुत आते हैं, लेकिन आज तक यहाँ किसी ने जो काम होने थे वो नहीं किए। मैं 5वें मेयर के रूप में कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि 5 घोषणाएं मैं कर रहा हूँ और 5 पर मैं काम करूँगा। पहला कि देहरादून सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इसके लिए मैं हर 25 मीटर पर एक सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो लगाऊंगा, और हम लोग जो 1 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र है उसमें 2500 कैमरे इस प्रकार से लगेंगे। तो अगर हम पूरे देहरादून की बात करें तो पूरा देहरादून 185 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नगर निगम। तो इस अनुसार अगर हम हिसाब लगाते हैं तो लगभग 4.25 लाख कैमरे लगेंगे, और हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख कैमरे हम पूरे देहरादून में लगा करके कैमरे की नज़र में रखेंगे सबको, जिससे कि जो अपराध हैं वो ख़त्म हो, महिलाओं पर जो उत्पीड़न है, चैन स्नैचिंग है, उनके साथ अभद्रता है वो ख़त्म हो, और जो हमारे बुजुर्गवार हैं। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी रविंद्र आनंद जी, जिन्होंने बताया कि हम मुद्दे क्या होंगे। मुद्दे इनके वही होंगे जो दिल्ली में कंसेप्ट है इनका, जो दिल्ली में इनके वो है, उसी तरीके से देहरादून में भी, देहरादून शहर में भी ये इस तरीके का कंसेप्ट लाएंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे। मैं शिव नारायण अपने सहयोगी लेख अहमद के साथ, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह ने लक्सर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी जगदेव सिंह के चुनाव कार्यालय का संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार निकाय चुनाव को लगातार टालकर जनता के अधिकारों पर कुठारघात करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया, गरीबों के लिए 2 जून की रोटी
जुटाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरों और कस्बों के विकास के लिए भाजपा को नकार कर कांग्रेस को जिताने का काम करें। लोग इस समय कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि हमको एक मजबूत विकल्प भाजपा का तैयार रखना चाहिए, जो जनता के सवालों को उठा सके, जनता की आवाज़ को उठा। फिर नगरीय व्यवस्था को एक अच्छी सुचारू व्यवस्था देने में भाजपा विफल रही, और जिस तरीके से उन्होंने नगरीय चुनावों को टाला है उसके लिए भी जनता में गुस्सा है, और लोग भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहते हैं और कांग्रेस को शक्ति देना चाहते हैं, कांग्रेस को विजयी बनाना चाहते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं पर अपराधों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, खनन की बात हो, शराब की बात हो, समान मुद्दे हैं। बाकी जो अन्य मुद्दे हैं वो स्थानीय भी हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है ये भाजपा का संकेत है, और इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने मन बनाया है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के चलते अब प्रदेश सरकार को आगामी 2027 की तैयारियों में चुनाव को और बेहतर तरीके से करने पर संगठन द्वारा जोर दिया जा रहा है, जिसमें खास तौर से निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर में देखा जा रहा है। तो वहीं अब सरकार को प्रदेश में अपने वोटरों को इकट्ठा करना ही प्रवासियों को प्रदेश में विस्थापित करना एक बड़ा उद्देश्य बन गया। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 12 जनवरी को 1 दिवसीय उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 17 देश में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासी पहुंच रहे हैं। अब तक 50 से अधिक जाने माने प्रवासी उत्तराखंडियों ने सम्मेलन के लिए अपना पंजीकरण भी करवा लिया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, और सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा और जड़ी बूटियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश का कार्यकाल संभालते ही प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था। देश विदेश में रहने वाले प्रवासियों को 2 दिवसीय कार्यक्रम में भी बुलाया गया था, जिसका उस समय राज्य सरकार को अच्छा अनुभव भी मिला। यही वजह है कि अब सभी के अनुभवों के साथ सरकार प्रवासी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंडी प्रवासियों के आने का अनुमान धामी सरकार को। देखिए, इससे पहले हमने प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था, जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं, उन सबको बुलाया था। उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी, और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े। उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए हम सब के साथ हाथ बढ़ाया है। और उसी के साथ हमने तय किया था कि एक ये काम की भी हमने शुरुआत की, एक नया इस प्रकार का सभी प्रवासियों को बुलाने का भारतवर्ष से, इसी प्रकार से पूरे देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की। उत्तराखंड में हो रहे लगातार पलायन को लेकर सभी विपक्षी दल लगातार सरकार पर पहले से ही निशाना साधे हुए हैं, और अब वहीं चुनाव के चलते सरकार का खास तौर से प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन को लेकर आयोजित सम्मेलन पर विपक्षियों का यही मानना है कि सरकार का सिर्फ एक दिखावा है। लगातार सरकार प्रवासियों को प्रदेश में रोकने में विफल साबित हुई है। अगर सरकार कुछ करना भी चाहती है तो पहले प्रदेश में बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी सुविधाओं को जनता के लिए सही करे, जिनको लेकर अभी तक सरकार ने कोई काम नहीं किया। और यही वजह है कि तमाम उत्तराखंड प्रवासी अपने ही प्रदेश में आने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश में आना भी चाह रहे हैं उनको सरकार प्रदेश में रोकने में विफल साबित हुई है। इसके बाद सरकार कोई भी सम्मेलन कर ले कोई फायदा नहीं।
और वापस यहाँ अपनी देवभूमि में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड को और विकसित उत्तराखंड होता देख रहे हैं, लोगों से जुड़ाव और मिलन हो रहा है, लोग एक दूसरे को कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ये बहुत ही सराहनीय पहल करी गई है और इस प्रवासी सम्मेलन को लेकर हमारे उत्तराखंड के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। ये प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, अच्छी बात है। अगर प्रवासी उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देते हैं और सरकार योगदान लेने में सफल रहती है तो निश्चित तौर पर ये उपलब्धि होगी। लेकिन सरकार ने पहले भी रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे किए हैं। सरकार की बातों पे भरोसा करके प्रवासी उत्तराखंड लौट करके भी आए, उन्होंने निवेश के प्रस्ताव भी सरकार को दिए। लेकिन साल भर तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद, जूते चप्पल घिसने के बाद निराश होकर के सभी लोग वापस लौटने के लिए मजबूर हुए हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है, अपनी नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे प्रवासियों के लिए निवेश का माहौल बने, सरकारी जो कार्य प्रणाली है उसका सरलीकरण हो, तभी तो इसका लाभ मिलेगा। और केवल अगर बयानबाजी होंगी, बातें होंगी और चुनावी केंद्रित सम्मेलन होंगे तो उसका तो कोई लाभ राज्य को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, प्रवासी सम्मेलन भी कर लेंगे, ये लोग बुला भी देंगे। कई बार पहले भी लोगों ने प्रयास कराया कि प्रवासी सम्मेलन, जब आप पहाड़ों में भाई साहब आप बच्चों को, बुजुर्गों बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। 21वीं सदी की शिक्षा जो आज अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय में मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। एक एक्सरे कराने के लिए, कुछ टेस्ट कराने के लिए बड़े देहरादून तक भागना पड़ता है, हल्द्वानी तक भागना पड़ता है, बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। आप वहाँ पे रोज़गार नहीं देंगे, आप वहाँ पे जो है पर्यटन को उनके रोज़गार परक नहीं बनाएंगे तो कैसे पलायन कैसे वापस हो जाएगा। ये खाली एक आडंबर है, दिखाने का है इनका आडंबर, दिखाने के देखो जी हम ये प्रयास कर रहे हैं। और गाँव प्रतिदिन बंजर होते जा रहे हैं, स्कूलें खाली हो रही हैं, गाँव बंजर हो रहे हैं। एक न एक दिन तो समझ ही जाएंगे। जो काफ़ी लोग आज लोग हमारे यहाँ भी बहुत लोग शामिल हो रहे हैं, जैसे इन्होंने जो है अग्निवीर कर दिया वो फौज में, तो फौजी लोग बोल रहे यार हमारी रोजी रोटी का साधन तो पूरे उत्तराखंड का ये था, ये भी इन्होंने हम लोगों से छीन दिया। तो लोग समझ रहे हैं और बड़ी संख्या में यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं लोग। राज्य गठित होने के बाद से लगातार प्रदेश में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने हर प्रयास किए, लेकिन अब तक देखा जाए तो इस राज्य की अपनी ही कई पीड़ा है। राज्य में युवा, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, पलायन और साथ ही सत्ता परिवर्तन इस प्रदेश की गति में रुकावट बनता नजर आए हैं, जिनका खामियाजा सिर्फ यहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ा। अगर धामी सरकार की उत्तराखंड प्रवासियों को प्रदेश में वापस विस्थापित करने, उद्योगों को लगाने में कामयाब होती है तो आने वाले समय में प्रदेश को लगी बीमारी, पलायन हो या बेरोजगारी जैसी गंभीर मामलों से निजात मिल सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद की भाजपा बनी बागी निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपना 26 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निस्तारण के साथ ही शहर के विकास को लेकर अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ऑटोमेटिक डिस्पोजल मशीन स्थापित करने, 90% नगर पालिका के काम मस्ट्रोल पर करने, हेरिटेज स्टेट के लिए धन अवमुक्त कराने का प्रयास, माल रोड का सौंदर्यीकरण, शहर में 2 जगह विशाल पार्किंग स्थापना, क्षेत्र में प्रति माह हेल्थ कैंप लगाने समेत 26 सूत्रीय घोषणाएं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी। बिंदु तो बहुत सारे, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो 26 बिंदु हैं और 26 को उसमें अपील टाइप की है। तो जो आपका मेरा 25 बिंदुओं में सबसे ज़्यादा अगर मैं कवर कर पाऊंगी तो सबसे पहले आपको मैंने अभी जैसे बोला कि 32 हमारे जो दुकानदार थे श्रीनगर रोड में, जिनका पूरा घर चल रहा था, उसके अपने रोजगार चल रहा था, उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य पे फोकस रहेगा, हमारी शिक्षा पे फोकस रहेगा और पर्यटकों पे फोकस रहेगा। उसके अलावा इन चीज़ों को जोड़ने के लिए अभी जो काम करने पड़ेंगे, हो सकता है कि ये 3 बिंदु और मैंने आपको चौथा हमारे 32 दुकानदार भाई लोगों के लिए बोला, इन 3 बिंदुओं को जोड़ने के लिए हो सकता है मेरे 12 बिंदु कवर कर रहे हूँ, लेकिन इन 3 बिंदुओं के लिए और चौथा हमारे जो 9 गाँव में जितना भी हमारा कार्य जो रुक चुका है वो वापस शुरू करने के लिए, जिस खेती की वजह से हम लोग यहाँ प्रसिद्ध थे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का